इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? चार्ज का बहाव ही इलेक्ट्रिक करंट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? याद करना बहुत जरूरी है, पेपर में आता है I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। Q क्या है? चार्ज है। T क्या है? समय पर जितना चार्ज मूव करा वही हमें मैग्नीट्यूड देता है करंट का। प्रॉपर नोट्स बनाए गए, अच्छे से पढ़ लोगे, साथ साथ लेक्चर के सब समझ में आ जाएगा। टी समय पर कोई चार्ज मूव करना शुरू कर दे उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला? I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशंस पूछी जाए तो दो एंड्स और एक एंड का ध्यान देना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब काम इंफिनिटी से एक चार्ज को पॉइंट पर लगाने के लिए करा गया। तो कोई पूछ ले 1 वोल्ट क्या होता है, जैसे 1 एम्पियर क्या होता है, तो इनकी डेफिनेशन जरूर याद करके जाइएगा, आपके सामने लिखी हुई है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब अरे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, किस मटेरियल का बना है, ये सब बदलना नहीं चाहिए, साथ में ही टेम्परेचर भी नहीं बदलना चाहिए। पावर का फॉर्मूला आ गया VI, पावर का फॉर्मूला आ गया VI, तो पावर का फॉर्मूला आपको याद रखना है आइडिया की सिम, वोडाफोन आइडिया की सिम, पावर इज इक्वल टू VI। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिसिटी के क्विक रिवीजन में। पेपर है, क्विक रिवीजन करना है, अपने आप को रिवाइज करना है, तो बहुत सही जगह आए हो। चलिए समय को वेस्ट नहीं करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को शुरू करते हैं। बेटा इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? देखो, जब आपका व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर लाइक अ मेटल वायर, सिल्वर वायर, कॉपर वायर, तांबे की वायर घर में देखी होती है ना, इनसे जब चार्ज मूव करने लग जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तब हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक टर्म गोज फॉर चार्ज, करंट का मतलब होता है बहाव, चार्ज का बहाव ही इलेक्ट्रिक करंट है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? याद करना बहुत जरूरी है, पेपर में आता है I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। Q क्या है? चार्ज है। T क्या है? समय पर जितना चार्ज मूव करा वही हमें मैग्नीट्यूड देता है करंट का। आगे मेरी बात समझ में? करंट की यूनिट क्या होती है बेटा? एम्पियर होती है। चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटा? कूलम होती है। टाइम सेकंड में लिया जाता है। न्यूमेरिकल जितने भी सॉल्व करोगे बेटा आप इस चैप्टर में या फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में, टाइम को हमेशा सेकंड में लेना, इस बात का ध्यान देना। अच्छा, और क्या जरूरी चीजें हैं सर, हमें ये बताइए। बेटा 1 एम्पियर की डेफिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉपर नोट्स बनाए गए, अच्छे से पढ़ लोगे, साथ साथ लेक्चर के सब समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया। व्हेन टी समय पर कोई चार्ज मूव करना शुरू कर दे उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला? I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। करंट को किस पे नापते हैं बेटा? करंट नापी जाती है एमीटर से। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? एमीटर है, याद रखना है। अच्छा सर, एमीटर को हम सर्किट में कैसे लगाते हैं? सर्किट में लगाया जाता है बिल्कुल सीरीज में। जैसे एक रजिस्टर है, मान लो कोई एक रजिस्टर दिया हुआ है बेटा आपको, इस रजिस्टर से कितनी करंट फ्लो हो रही है अगर आपको बताना है तो आप क्या लगाएंगे? एक एमीटर लगाएंगे। अच्छा याद रखिएगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल का बहुत ध्यान देना होता है। एमीटर का जो पॉजिटिव साइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ेगा, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ेगा। एमीटर डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है करंट का, इसीलिए इसके पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान देना होता है। वैसे ही हम आगे वोल्ट मीटर पढ़ेंगे, उसमें भी ध्यान देना होता है पॉजिटिव नेगेटिव का। हाँ, अगर रेजिस्टर दिया हुआ है, बल्ब दिया हुआ है, तो ये सब डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होते करंट के, तो आप इनको दाएं बाएं आगे पीछे कैसे भी लगा दो चलेंगे, लेकिन एमीटर और वोल्ट मीटर में ध्यान देना है मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा, करंट कहां से कहां फ्लो करती है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, और करंट के फ्लो के जस्ट अपोजिट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का। पॉजिटिव टर्मिनल मतलब हाई पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल मतलब लो पोटेंशियल। करंट कहां से कहां मूव करती है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन कहां से मूव करता है? लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। इस बात का ध्यान देना है। अच्छा सर, इतना तो समझ में आ गया, जब चार्ज मूव करता है किसी कंडक्टर से उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन सर, ये चार्ज को मूव कौन करवा रहा है? बेटा उसी चार्ज को मूव कराने के लिए हमें करना पड़ता है वर्क डन, और हमारे लिए लकड़ी फोड़ना या दौड़ लगाना जैसा काम नहीं। इस वर्क को करने के लिए हमें एक्सटर्नल एजेंट चाहिए, जैसे कि बैटरी, केमिकल सेल। वो केमिकल सेल अंदर जो केमिकल्स है रिएक्शंस करते हैं, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है एट द एंड ऑफ टर्मिनल ऑफ अ सेल, और वो पोटेंशियल डिफरेंस जब हम सर्किट में दे देते हैं, उस डिफरेंस के कारण हमारा चार्ज मूव करने लगता है। यानी कि चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क करना है उसी वर्क को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जब ये वर्क दो एंड्स के बीच में लगाया जाए या दो एंड्स के बीच में करा जाए तो इसको हम बोलते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। आगे मेरी बात समझ में? तो आइए पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन समझ लेते हैं। जब पोटेंशियल की डेफिनेशन देंगे आप बोलेंगे वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट।
हमें एक पॉइंट तो पता है लेकिन दूसरा पॉइंट नहीं पता, तो उसको हम इंफिनिटी कह देते हैं। इसीलिए इसे केवल पोटेंशियल कहा जाता है या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। और जब हम वर्क डन करते हैं, द वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब भी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशंस पूछी जाए तो दो एंड्स और एक एंड का ध्यान देना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब काम इंफिनिटी से एक चार्ज को पॉइंट पर लगाने के लिए करा गया, और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जब आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्ज को ले जाने पर जो काम करा उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं, जैसे हम करंट को I से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है बेटा वोल्ट, और इसको भी हम V से डिनोट करते हैं। तो जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा तो आप लिखेंगे, जैसे मैंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है, तो आप इसको लिखेंगे V इज इक्वल टू 20V। आ गई मेरी बात समझ में? तो ये तो बहुत आसान है याद करना। करंट की एम्पियर, वोल्टेज किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की। फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अच्छा सर, और कुछ बताना है? अगर आपसे कोई पूछ ले 1 वोल्ट क्या होता है, जैसे 1 एम्पियर क्या होता है, तो इनकी डेफिनेशन जरूर याद करके जाइएगा, आपके सामने लिखी हुई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेपर के लिए। अच्छा, सोर्सेस क्या है, जैसे मैंने बता दिया। अच्छा, आपको इसका अगर बिल्कुल एक डिफाइंड लेक्चर चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप इसका एक वन शॉट भी देख सकते हैं जो मैंने बहुत लंबे अच्छे से समझा कर करा है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आ जाइए बेटा। ये जो भी आपके सर्किट डायग्राम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। हर एक चीज, सेल कैसे बनता है, बैटरी कैसे बनता है, प्लग की ऑन है कि ऑफ है, जॉइंट क्या होता है, दो तारों को मिलाया हुआ, बल्ब का सिंबल क्या है, ये होता है रजिस्टर, और ये होता है रेहोस्टेट। रजिस्टर की वैल्यू फिक्स रहती है, रेहोस्टेट की वैल्यू को हम बदल सकते हैं। मतलब ये भी एक तरीके का रजिस्टर ही है, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो वेरिएबल होती है, मतलब मैं इसे बदल सकता हूं। एक बार गूगल में जाकर टाइप करो रेहोस्टेट, आपको मिल जाएगा, आपको दिख जाएगी उसकी फोटो, तो आप समझ जाएंगे। तो आप समझ जाएंगे सर ये हाथ ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं, जब आप उसे देख लेंगे आप समझ जाएंगे। तो वो जो हम इधर उधर स्लाइडर होता है उसको स्लाइड करके इसका रेजिस्टेंस बदल सकते हैं। वोल्ट मीटर और एम मीटर का बेटा आपको सर्किट डायग्राम बनाना आना चाहिए। एक एक नंबर में टीचर पूछ सकता है, और टीचर नहीं तो भैया बोर्ड वाला जरूर पूछ सकता है। अब बात आती है, सर आपने वोल्टेज बता दिया, करंट बता दिया, इन्हीं दोनों का पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ही इन पर बेस्ड है। आपको दोनों चीजें पता चल गई। अब इन्हीं दोनों का जो रिलेशनशिप है बेटा वो कहलाता है ओम्स लॉ। आइए सर ओम्स लॉ बता दीजिए। बेटा ओम्स लॉ कहता है द करंट if the physical properties such as temperature are kept constant, अगर आपने उनको constant रखा है, constant, then the current flowing through the circuit is directly proportional to the potential difference applied across the ends of conductor। आ गई मेरी बात समझ में? तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। यानी कि आप कह सकते हैं जो V है मेरे प्यारे दोस्तों, जो आप पोटेंशियल बाहर से अप्लाई करेंगे ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। मतलब जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटाएंगे करंट भी घटेगा। लेकिन कब? जब आप उस कंडक्टर का फिजिकल प्रॉपर्टीज और मेरे प्यारे दोस्तों उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रखें। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब अरे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, किस मटेरियल का बना है, ये सब बदलना नहीं चाहिए। साथ में ही टेम्परेचर भी नहीं बदलना चाहिए। अगर ये सब नहीं बदलेगा तो आप बोल सकते हैं V हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। अब बेटा जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो आप इसको V अपॉन I इक्वल टू कॉन्स्टेंट कहेंगे। अरे सर ऐसा क्यों? बेटा जब भी ये प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वलिटी का साइन आता है तो हम कांस्टेंट लाते हैं, और बेटा वो कांस्टेंट क्या है? उस सर्किट का, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस।
ये अपने आप में एक बहुत खास बात है, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस। आई मेरी बात समझ में? ऐसा अगर कभी भी आपको वी ग्राफ मिले तो आपको समझ जाना है, ये जो स्लोप है, ये जो लाइन है, ये हमें क्या बता रही है मेरे प्यारे दोस्तों? ये स्लोप, ये लाइन हमें मेरे प्यारे दोस्तों बता रही है रेजिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में? रेजिस्टेंस के बारे में। तो ये जो लाइन है, अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे V अपॉन आई करके, जैसे आपने बोला V है 1.2, तो बताओ I कितना होगा? आपने कहा सर 0.4, तो R कितना हो जाएगा? आप क्या करेंगे? 1.2 अपॉन 0.4 कट करेंगे, R आ जाएगा 3। ऐसी बदल कर देखो। आपने बोला सर मेरा 4 है और कुछ दूसरी वैल्यू ले ली आपने, तो उनको आप रेशियो में लो। हमेशा ये जो रेशियो है सेम आता है। आपको पेपर में ओम्स लॉ लिखने आया, अगर आप ये लिख कर आते हैं आपके फुल नंबर। अगर आपसे पूछ ले R क्या है, तो आपको R बताना है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और इसकी यूनिट क्या है? यूनिट है मेरे प्यारे दोस्तों ओम, और सिंबल क्या होता है? ओमेगा। ऐसे बनाते हैं। आगे मेरी बात समझ में? तो रेजिस्टेंस के बारे में अगर आपको और कुछ अच्छे से पूछ ले, व्हाट इज द डेफिनेशन, या फिर किन चीजों पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, अभी आप पीछे पढ़ के आए ओम्स लॉ में, फिजिकल कंडीशंस। किस पे डिपेंड करता है? फिजिकल कंडीशंस। तो फिजिकल कंडीशन मतलब लेंथ, एरिया, या फिर जिस मटेरियल का बना है। अगर इन चीजों के अलावा आप कुछ और कहें तो टेम्परेचर। इन्हीं चारों चीजों का हमारा रजिस्टर डिपेंडेंट होता है। और रेजिस्टेंस है क्या? सर रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बताइए। द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। किसी भी कंडक्टर से चार्जेस के फ्लो को जो रुकावट महसूस होती है एक जगह से दूसरे जगह जाने में, वही रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस खुद में अपने आप में बता रहा है रेजिस्ट शब्द सुना होगा आपने इंग्लिश में, इसका मतलब होता है रुकावट। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस ही रुकावट है। आ गई मेरी बात समझ में? अच्छा सर फैक्टर्स आपने बता दिए, जरा समझा भी दो। बेटा देखो, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। मतलब आप किसी भी कंडक्टर का लेंथ बढ़ा देंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन आप अगर उसका एरिया बढ़ा देंगे, मतलब लंबाई की जगह चौड़ाई बढ़ा देंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वही मेरे प्यारे दोस्त रेजिस्टिविटी की बात आती है, रेजिस्टिविटी का भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब आप इन दोनों फॉर्मूलों को एक करते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं रो, और ये कहलाता है बेटा रेजिस्टिविटी। रो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? रो है रेजिस्टिविटी। इसको एक और नाम दिया गया है। ये जो रो है ये रेजिस्टिविटी है, इसको एक और नाम दिया गया है। इसको नाम दिया गया है बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या नाम दिया गया है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर आपसे पूछ ले टीचर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आप इसका जवाब कैसे देंगे? आप इसका जवाब कैसे देंगे? आप इस तरीके से देंगे। अगर पूछ ले रेजिस्टिविटी या फिर और पूछ ले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दोनों का एक ही मतलब है। दोनों का एक ही मतलब है। दोनों का एक ही मतलब है। तो रेजिस्टेंस पूछे या रेजिस्टिविटी पूछे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछे या रेजिस्टिविटी पूछे, तो दोनों का एक ही मतलब है। आप इतना समझ लीजिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नाम में ही जैसे स्पेसिफिक टर्म आया है, यह अलग तरीके का रेजिस्टेंस है। जैसे अगर आप किसी कंडक्टर का लेंथ बदल दो, एरिया बदल दो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं आता। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया का डिपेंडेंट नहीं है, शेप और साइज का डिपेंडेंट नहीं है। तो किसका डिपेंडेंट है? मटेरियल। जैसे एक तरफ मान लो कॉपर की वायर है, दूसरी तरफ मान लो सिल्वर की वायर है, तीसरी तरफ मान लो आयरन की वायर है। आपने तीनों से करंट फ्लो कराई, तीनों का लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा करंट सिल्वर से पास हुई, दूसरा कॉपर से और तीसरा आयरन से। तो ये क्यों चेंज आया भाई? ये क्या है? ये उस मटेरियल की खासियत है। इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला गया कि मटेरियल की खुद की खासियत होना। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कब बदलता है? जब आप मटेरियल बदल दे, दूसरा टेम्परेचर बदल दे। टेम्परेचर से भी क्या होता है? मटेरियल के जो अंदर के बॉन्ड्स होते हैं वो टूट जाते हैं, जिसके चलते इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर होता है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बदल जाता है। तो एक टेम्परेचर का चेंज
दूसरा मेरे प्यारे दोस्तों मटेरियल का चेंज। इसके अलावा अगर लेंथ बदल दे, एरिया बदल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ध्यान रखना है और इसकी यूनिट याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये यूनिट। पेपर में डायरेक्ट पूछ ली जाती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी? ओम मीटर। क्या बोल के आएंगे? ओम मीटर। बेटा और कुछ एग्जांपल है, जैसे ये सारे वायर है, टंगस्टन है, नाइक्रोम है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सबके अपने अपनी अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। जैसे ये जो नाइक्रोम है ये बनी होती है निकल और क्रोमियम की, वैसे ही टंगस्टन है अलग अलग एलॉय से बनती है, मतलब जब आप दो मटेरियल को मिक्स कर दें। अच्छा, रेजिस्टर्स की बहुत बात हो रही है बेटा, पूरा चैप्टर ही वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के इर्द गिर्द घूम रहा है। जब आप ओम्स लॉ लगाना सीख लेंगे तो आपसे पूछ लिया जाएगा सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स के बारे में। जैसे यहां ये जो सिस्टम लिखा हुआ है या बना हुआ है बेटा, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में मतलब जब एक के बगल में एक लगे हो और सबसे बराबर की करंट जा रही हो। अच्छा, पैरेलल कब? जब एक के नीचे एक, मतलब दोनों एंड एक ही पॉइंट पर आपस में जुड़े हुए हो, तीनों में अलग अलग करंट जा रही है। देखो मेरे प्यारे दोस्त, जरा ध्यान दो, यहां से करंट गई लेकिन यहां अलग अलग हिस्सों में बट गई। जो एक करंट का बटना है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है, और जो करंट का एक ही साथ सबसे निकलना है, यानी कि सब में बराबर बराबर पास होना है, ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का मेरे प्यारे दोस्तों एग्जांपल है। आगे मेरी बात समझ में? अच्छा, आगे ध्यान देते बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको क्या क्या चीजों का ध्यान देना है? सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको ध्यान देना है, आई नहीं बटती, करंट नहीं बटता, करंट नहीं बटता, क्या बटता है फिर? वोल्टेज बट जाता है, वोल्टेज बटता है। वोल्टेज तीनों का अलग अलग होगा, जैसे तीनों में करंट तो सेम होगा लेकिन तीनों में वोल्टेज अलग अलग होगी। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट प्लस कर दो, डायरेक्ट प्लस कर दो, जितने भी रजिस्टर्स हैं उन सबको मेरे प्यारे दोस्तों डायरेक्ट प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आगे मेरी बात समझ में? अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या है बेटा? आई बट जाता है, करंट क्या होता है? बट जाता है, करंट बटता है। अच्छा, वोल्टेज, जहां करंट बटता है वहां वोल्टेज नहीं बटता, जहां करंट बटता है वहां वोल्टेज नहीं बटता, जहां करंट नहीं बटता वहां वोल्टेज बटता है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला 1/R1, 1/R2, ऐसे ही 1/R3 और प्लस अप टू इनफाइनाइट तक आप जा सकते हैं मेरे दोस्तों, जितने भी लगे होंगे। अगर मान लो केवल दो रजिस्टर्स लगे हैं, केवल दो रजिस्टर्स लगे हैं, ओनली टू रजिस्टर्स, ओनली टू रजिस्टर्स, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाता है? इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 मल्टीप्लाई R2 अपॉन R1 प्लस R2। कैसे याद रखेंगे? दोनों रजिस्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों रजिस्टर्स को प्लस कर दो। आगे मेरी बात समझ में? ध्यान क्या देना होता है इस पर एक बात का ध्यान दे, इस फॉर्मूले में नहीं, केवल इस फॉर्मूले में आंसर को लास्ट में पलट दो, लास्ट में आंसर को पलटना होता है, क्योंकि ये 1/R इक्विवेलेंट है, आपको R इक्विवेलेंट निकालना होता है। जैसे तीनों रजिस्टर आपस में पैरेलल है तो आप तीनों को कैसे लिखेंगे? 1/R1, 1/R2, 1/R3। जब सॉल्व कर लेंगे तो आंसर पलट देंगे, इस बात का ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जब करंट फ्लो करती है तो किसी भी कंडक्टर में आप देखेंगे हीट पैदा होती है। आप फोन चला रहे हैं, आप टीवी चला रहे हैं, आप पंखा चला रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज कर रहे हैं, करंट फ्लो होती है तो बेटा आपको पता है हीट पैदा होती है। क्या पैदा होती है? हीट पैदा होती है। तो ये करंट और हीट का क्या आपस में रिलेशन है? बहुत बढ़िया रिलेशन है गुरु, बहुत बड़ा रिलेशन है मेरे प्यारे दोस्त। हीट का और करंट का आपस में इस तरीके का रिलेशन है जो यहां लिखा हुआ है। हीट के 3 फॉर्मूले आते हैं। मेन फॉर्मूला है I²RT, यही क्या है? जूल्स हीटिंग इफेक्ट। यही क्या है मेरे दोस्त? जूल्स हीटिंग इफेक्ट। जब आपसे पूछ ले जूल्स का हीटिंग लॉ क्या है तो आप बोलेंगे द करंट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम t फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग। जब आप इस फॉर्मूले में ओम्स लॉ लगाते हैं तो आपको 3 फॉर्मूले मिलते हैं, H इज इक्वल टू VIT, I²RT या फिर V²T/R। आप इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं, जो भी चीज आपको दी होंगी। कुछ चीजें आपके लिए लिखी हैं
ताकि आप थोड़ा आसानी से इसको समझ पाए। हीट का फॉर्मूला आया कैसे? हीट ही एनर्जी है और एनर्जी वर्क है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है सर? आप अभी पीछे बता के आए थे V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसका मतलब W का फॉर्मूला हो जाएगा वी क्यू। हाँ हो जाएगा। अच्छा सर आपको ये भी पता होगा, यहां देखो वी क्यू आ गया ना, वी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू। हाँ सर पता है। अब आपको पता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, तो क्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आई इंटू टी। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आई टी। तो वर्क ही एनर्जी है, एनर्जी ही हीट है, तो हीट इज इक्वल टू वी आई टी। यहां से फॉर्मूला आ गया। अब वी आई टी की जगह आप v इज इक्वल टू आई आर रख दे तो स्क्वायर आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा, या फिर आई की जगह v अपॉन आर रख दे तो v स्क्वायर टी अपॉन आर आंसर आ जाएगा। यही है हीटिंग इफेक्ट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो बताया था मैंने, उसमें आपको ये लिखकर आना है जो मैं आपको पीछे बता चुका हूं मेरे प्यारे दोस्तों। आगे मेरी बात समझ में? ये आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है। करंट दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम, 5 मिनट का टाइम दे रखा है। इस फॉर्मूले में लगाएंगे आंसर आएगा, लेकिन टाइम को मिनट से सेकंड में बदल लेना, आंसर आ जाएगा। आगे मेरी बात समझ में? चलिए बेटा ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आप पढ़ लेंगे। आखिर में बात आती है इलेक्ट्रिक पावर की। बेटा आपको पता है ना पावर इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, कितने समय तक आपने काम किया है। और वर्क क्या आया था पीछे? वी आई टी अपॉन टी। टी से टी कट गया, पावर का फॉर्मूला आ गया वी आई। पावर का फॉर्मूला आ गया वी आई। तो फॉर्मूला का फॉर्मूला आपको याद रखना है आइडिया की सिम, वोडाफोन आइडिया की सिम। पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू वी आई। एक सुपर हीरो की तरह लग रहा है। पावर का फॉर्मूला याद रखना है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आसानी से कर लेंगे। अच्छा वी आई की जगह आई स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर। आपको याद रखना है हीट इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम होता है। अगर आप ये भी याद रखेंगे तो आपको दोनों फॉर्मूले याद रहेंगे। पावर के तीनों फॉर्मूले याद कर लो, जब टी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो हीट का फॉर्मूला बन जाता है मेरे दोस्त। आगे मेरी बात समझ में? चलो बेटा आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। बेटा जब आप ये एनर्जी जो है, इस एनर्जी को जब आप देखो, एनर्जी की यूनिट क्या होनी चाहिए? जूल्स होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त ये देख, अभी मैंने तुझे एनर्जी का एक फॉर्मूला और बताया, पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम का मतलब हो गया वॉट इंटू टी, और यही होता है जूल्स। जब तू वॉट को किलोवाट में लिखता है और टाइम को आर में लिखता है, तो बेटा ये बन जाता है कमर्शियल यूनिट। ये बन जाता है बेटा कमर्शियल यूनिट, यानी कि जो आपके घर में करंट आ रही है उसका कितना आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अगर 1 यूनिट खर्च कर रहे हैं, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है? इसका मतलब है आपने 1 घंटे में 1 किलोवाट एनर्जी इस्तेमाल कर ली है। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल या फिर कमर्शियल यूनिट। तो आपके घर में जो आपने 1 यूनिट इस्तेमाल करा, उसका मतलब यह है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ आपने पूरे दिन में कितना बिजली इस्तेमाल किया, अगर इतने घंटे ये चला लिया, प्रेस चला ली, इतने घंटे एसी चला लिया, इतने घंटे फ्रिज चला लिया, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सबकी पावर निकालनी है। आपको सबकी पावर निकालनी है, यानी कि उनका वर्क इनटू टाइम, या फिर V इंटू आई इंटू टी। इतना करना है। आपने क्या करना है? पावर निकाल लेना है, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर लेना है। पावर किस में निकलेगी? किलोवाट, और टाइम किस में निकलेगा? आर में निकलेगा। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जितने रुपए से उसने बोला है उतने रुपये से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये था आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल। अच्छा जैसे अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल बल्ब 100 वॉट 220 वोल्ट, 100 वॉट 220 वोल्ट। इसका क्या मतलब है कि 220 वोल्टेज उसको दी जा रही है, जिसमें वो 100 वॉट की एनर्जी इस्तेमाल करेगा। 100 वॉट की जगह हम क्या कह सकते हैं? यूजेस 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड एट 220 वोल्ट। लेकिन अब हर सेकेंड का हिसाब ना रख पाएंगे हम, कैसे रखेंगे हर सेकंड का हिसाब? इसीलिए हिसाब को हर घंटे देखा गया। और ऐसा नहीं है कि केवल 100 जूल की एनर्जी, बेटा बहुत किलोवाट्स में आप इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इतनी बड़ी यूनिट का इजाद किया गया ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। यह था आप सबके लिए मेरे प्यारे दोस्तों एक वन शॉट छोटा सा क्विक रिवीजन, ताकि आप पेपर में बेहतरीन करके आए। मेरी तरफ से मैं आपसे लेता हूं विदा। मेरे प्यारे दोस्तों मिलते हैं एक और से क्विक रिवीजन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।